हेलो स्टूडेंट्स, सब बढ़िया होंगे। अभी हम अपने एटम्स चैप्टर के लास्ट थ्योरिकल डिस्कशन पे आज जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे बेटा कि जो बोर का सेकेंड हाइपोथेसिस था, सेकेंड पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन, वो डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने कैसे एक्सप्लेन किया, वो बेटा हमें इस थ्योरी में डिस्कशन में देखना है। ओके, यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स बेटा याद करने होंगे। एक तो अपने 11th नंबर के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग अ मोशन विथ एक्सलेरेशन देन इट बिहेव्स एज ए वेव। वो कैसे बिहेव करेगा? एज ए वेव बिहेव करेगा। व्हेन योर इलेक्ट्रॉन हैज ए एक्सलेरेशन, सो ए एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एज ए वेव बिहेव करता है एंड वी कैन डिस्क्राइब इट्स मोशन बाय अ वेव नेचर। ओके, उस टाइम हम इलेक्ट्रॉन की जो पार्टिकल है तो भी उसका कौन सा नेचर डिस्क्राइब कर सकते हैं? वेव नेचर। ओके, जो हम पढ़ चुके हैं इन डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। किसमें पढ़ चुके बेटा? डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। सो फ्रॉम 11th चैप्टर वी विल रिमेंबर डी ब्रोगली एक्सप्लेन्स these by wave nature of particle and Davison and Germer experimentally verified the wave nature. Okay, and in this chapter we have studied that Bohr proposed that the electron in a circular motion which is performing in its circular orbit should be as a matter wave, कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो जब अपने सर्कुलर ऑर्बिट में होगा तो वो एक्ट करेगा एज ए मैटर वेव। मैटर वेव मतलब इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, बट वो एक्ट करेगा एज ए वेव। सो उसे हम लोग बोल देंगे बेटा मैटर वेव। ओके, नाउ वी हैव टू रिमेंबर दोज वेव्स सर्वाइव ऑन द स्ट्रिंग और ऑन अ मीडियम विच हैव नोड्स एट द एंड्स एंड फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव्स। ओके, ऐसे ही वेव्स बेटा सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं, या फिर वो वहाँ पे अपनी जो एक पहचान है वो बना सकते हैं, या फिर हम बोल सके कि सिंपली वो वहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो जो वेव्स बेटा स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स पे क्या क्रिएट कर रहे हो? नोड्स क्रिएट कर रहे हो, एज वेल किसका फॉर्मेशन कर रहे हो बेटा? स्टैंडिंग वेव्स का। और अगर आपको याद हो तो आपके 11th चैप्टर में मैटर वेव वाले टॉपिक में जो हम लोग स्टेशनरी वेव थ्योरी पढ़े थे उसमें ये कंसेप्ट था कि जो स्टैंडिंग वेव्स है वो तब फॉर्म होते हैं जब आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव डाउन द स्ट्रिंग एंड बैक इज एनी इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। ओके, स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन की प्राइमरी टर्म एंड कंडीशन है कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव होता है ऑन द स्ट्रिंग वो बेटा कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इन द इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ, मतलब कि लैम्ब्डा के एन के मल्टीपल में एन लैम्ब्डा जितना वो बेटा होना चाहिए। ओके, और इसके अलावा की जो वेव्स होंगे, इसके अलावा की जो वेवलेंथ होगी उसका बेटा इंटरफेरेंस होता है। किस टाइप का? मैं एग्जैक्टली नाम दूंगा, आप लोग पढ़ चुके हैं सो आपको पता ही है। इट हैव अ डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। क्या होगा कि एक जो वेव है उसका बेटा क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ, ये जब एक पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे तो हमें पता है कि वहाँ होना चाहिए इंटरफेरेंस, और ये होगा बेटा डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, जिससे एम्पलीट्यूड एज वेल इंटेंसिटी दोनों बेटा क्विकली जीरो हो जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन वाला जो भी वेव है वो कभी भी बेटा सस्टेन नहीं कर पाएगा। सो वी कैन से दैट अंडर दिस सिचुएशन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन इन सच ऑर्बिट। ओके, इतना क्लियर है? ये क्वेश्चन में बेटा हमें क्या यहाँ पे बोला गया है कि हमने इलेक्ट्रॉन को जो अपने स्टैंडिंग वेव थे उसके साथ कंपेयर किया, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसके ऑर्बिट पे मोशन के ड्यूरिंग अगर हम उसके डिस्टेंस की बात करें तो अपने इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा डिस्टेंस होगा उसके सर्कम्फ्रेंस जितना। तो ये वाला डिस्टेंस ऑलवेज अगर कितना हो?
तो लैम्बडा के इंटीजर मल्टीपल में तो ही बेटा अपना इलेक्ट्रॉन ऐसी ऑर्बिट में सरवाइव कर पाएगा, बाकी वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस वन, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सच अ ऑर्बिट in which its circumference is always in the integer multiple of wavelength lambda। मतलब कि आपको याद कर लेना है बेटा, circumference of orbit is equal to n into wavelength। क्या याद कर लेंगे बेटा, circumference of orbit is equal to n into wavelength। ऐसी ऑर्बिट्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन रह पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। सो ऐसी ऑर्बिट्स के लिए आगे एक वर्ड हमने देखा था स्टेशनरी ऑर्बिट। सो उसके लिए एक वर्ड और ऐड होता है, इट इज कॉल्ड अलाउड ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको भाई, अलाउड ऑर्बिट। और अलाउड ऑर्बिट की बेटा कंडीशन होगी, इट्स कॉल्ड 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लैम्बडा। क्या होगा, 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा। क्या होगा, 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ओके, ये क्लियर है। तो ये हो गया बेटा अपना रिलेशन ऑफ सर्क्यूम्फ्रेंस और रिलेशन विथ अ वेवलेंथ की जो अपने अलाउड ऑर्बिट की कंडीशन होगी। यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऐसी ऑर्बिट में ही मूव करेगा जिसमें बेटा उसका सर्क्यूम्फ्रेंस होगा ऑलवेज इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस concept we are taking the electron as a wave nature, means we are taking as a matter wave, and to understand the matter wave we have to take a de Broglie's concept. As per de Broglie's concept, the wavelength lambda is h divided by p, where momentum p is m into vn. Okay, now put this value in your allowed orbits condition. We have a 2 pi rn is equal to nh upon mvn, and if we change the position of mvn, जो यहाँ डिनोमीटर में है उसको आप सामने मल्टीप्लाई में ले जाओ, और यहाँ भी जो बेटा 2 पाई मल्टीप्लाई में है उसे आप सामने डिवाइडेशन में ले लो, तो आपका बेटा ये थ्योरी प्रूव हो जाएगा। एम वी आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और अगर आपको याद हो तो ये रिजल्ट हम पढ़े थे बोर के सेकेंड पोस्टुलेट में, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का टाइटल दिए थे। सो यहाँ डी ब्रोगली के कंसेप्ट के थ्रू हम लोग बोर के सेकेंड हाइपोथेसिस को बेटा प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से बेटा ये जो लास्ट में लिखा हुआ इतना पोर्शन आप लोगों को जो दिख रहा है उतना ही पोर्शन अपने काम का है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जब भी मूव करेंगे तो उनकी ऑर्बिट्स को हम अलाउड ऑर्बिट बोलते हैं, और इस अलाउड ऑर्बिट की कंडीशन होगी 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लैम्बडा, कि जिसके लिए बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन हम लगाते, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल एच बाई पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी एन, और यहाँ रहेगा बेटा 2 पाई आर एन इज इक्वल एन एच बाई एम वी एन को अगेन मास्टर ले गए, तो ये हो गया अपना एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और वो हो गया बेटा अपना एन एच अपॉन 2 पाई जितना। ओके, एंड नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आप लोगों को आगे मैंने 2 क्वेश्चंस पढ़ाए थे जिसको ट्रिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बोला था, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल के साथ साथ बेटा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द सक्सेस ऑफ बोर मॉडल और गिव द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। सक्सेस में बेटा याद रखिए कि थ्रू दिस मॉडल वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम एंड इट्स एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। हम स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं और एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, वो आपको पता होना चाहिए। हम पहले 1 अपॉन लैम्बडा फाइंड करेंगे, फिर ले लेंगे बेटा फॉर्मूला एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। सो वी कैन फाइंड द एनर्जी इन दिस वे।
नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सिंपल फॉर्मूला ऑफ बामर सीरीज 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n² माइनस 1/ni²। चलिए सीरीज कौन सी बेटा बामर, तो उसमें याद करवाया था मैंने, n के क्या ले लेना है 2, ni क्या ले लेना है 3, 4, 5। ओके, और ये बेटा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजेनिक्स। हाइड्रोजेनिक्स का मतलब है जिनके आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी H2 में तो पता चल गया, He+ हीलियम की बात हुई। हीलियम में बेटा हमें पता है कि उसका नंबर 2 है, मतलब उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स तो 2 होंगे, बट He+ हुआ मतलब आयोनाइजेशन होने से उसमें से एक रिमूव हो गया। बाद में बात आई Li2+ की, तो Li2+ में भी भाई Li का नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में 3 + 2+ बोला मतलब उसमें से 2 रिमूव हो गए, तो बच गया बेटा 1। और 4Be की बात करें तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए और उसमें बच गया बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। सो फॉर सच हाइड्रोजेनिक एटम्स और सिंपल एटम्स वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एज वेल। We can also find the absorbed and emitted radiation by taking a formula of lambda 1/λ is equal to r into 1/n² minus 1/ni²। जिसमें याद रखेंगे एब्जॉर्प्शन कब होगा, तो जब आपका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो भाई, लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। और एमिशन कब होगा भाई, तो जब आपका ट्रांजिशन होगा फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू lower energy state. Okay, and in the next we have to remember the limitation of Bohr's model, जिसमें बेटा टोटल 3 limitations आपको याद करनी है। आपकी फर्स्ट लिमिटेशन है कि दिस मॉडल कैन नॉट अप्लाई फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स लाइक हीलियम। हीलियम का ही एग्जाम्पल ले लें कि सिंपली वो समझ आ जाएगा आपको। चलिए मैंने हीलियम की बात की है, तो हीलियम का एटम का स्ट्रक्चर सोचिए भाई। एटम के हीलियम वाले स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे जो बोर मॉडल अप्लाई किए भाई, तो उसमें तो हमने फोर्स कौन सा लिया है, तो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ओनली, या सिंपली बोलूँ तो न्यूक्लियस और सिंगल इलेक्ट्रॉन के बीच का हमने फोर्स लिया था। बट यहाँ पे तो क्या है भाई, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हीलियम के जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भाई कभी भी जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा वो भी कंसिडर करना चाहिए। बट हियर दिस फोर्स इज नॉट ओके। इसके अलावा आप लोगों को और 2 पॉइंट्स याद कर लेने हैं कि जो अपना ये बोर मॉडल है उसमें जो हम लोग स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेंगे, जो हमने स्पेक्ट्रल सीरीज बेटा हाइड्रोजन वाली देखी थी वो याद कर लीजिए। उसमें मैंने आपको शायद दिखाया था कि ऐसे नंबर ऑफ लाइनिंग्स वहाँ पे रहते हैं, सबकी इंटेंसिटीज़ अलग अलग होगी। सो उनकी रिलेटिव इंटेंसिटीज़ क्या है, एज वेल उनमें चेंज ऑफ इंटेंसिटी क्यों हो रहा है, वो इस मॉडल के थ्रू बेटा हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एंड इन द लास्ट वी कैन नॉट अप्लाई इट फॉर अ कॉम्प्लेक्स एटम्स, मतलब ये हम लोग सिर्फ सिंपल एटम्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स फॉर अ लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। ओके, आज हमारी बेटा इस चैप्टर की थियोरिकल डिस्कशन कंप्लीट होती है। कल से अपने लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे होंगे इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स। सो जितने भी फॉर्मूलाज आप लोगों को मैंने सिखाए चैप्टर में वो सारे एक बार प्रॉपरली अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, एंड लास्ट, स्टे होम एंड स्टे सेफ।